हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं राजेश कुमार दुबे VI के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैं प्रतिदिन एक क्लास अटेंड करता हूं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, कि अभी हमारा पेपर नंबर कौन सा चल रहा है, 4। तो ये पेपर नंबर 4 का यूनिट 1 अभी चल रहा है और ये यूनिट 1 का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद अगले क्लास में हम आपको यूनिट 2 के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा ये टॉपिक है कि जैसे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चों के शारीरिक विकास के बारे में, कि किस अवस्था में कैसा उन लोगों का विकास होता है, सहसावस्था को कितने उम्र तक मानी जाती हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था इत्यादि के बारे में मैंने आप लोगों के सामने चर्चा किया था। तो जब बच्चों का विकास होता है तो उन लोगों की विद्यालय की अवस्था काल क्या होती है, कितने साल का बच्चा होता है तो किस क्लास में एडमिशन होता है। जैसे अभी चल रहा है कि LKG UKG, लेकिन ये सब पहले नहीं था और दिव्यांग छात्रों के लिए खासकर तो अभी भी नहीं है कि आप 3 वर्ष तक के बच्चे को नर्सरी में भेज सकते हैं। उन लोगों का उम्र काल थोड़ा क्या किया गया है, बड़ा किया गया है। ठीक है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो बच्चे हैं उन लोगों की विद्यालय की अवस्था और उसकी विशेषता, विद्यालय में जाते हैं आखिर क्या विशेषता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जब बच्चे का वृद्धि और विकास होता है तो विद्यालय की अवस्था काल तथा विद्यालय अवस्था की विशेषता, यही हमारा आज का क्या है, टॉपिक है। मानव जीवन की प्रत्येक चरण में विकास और वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब मानव जीवन है तो उसके प्रत्येक चरण में वृद्धि और विकास कुछ ना कुछ होते रहते हैं। जैसे कितना भी निपुण आदमी हो या शिक्षित विद्वान हो तो कुछ ना कुछ तो उनको प्रत्येक दिन सीखना पड़ता है। कोई आदमी अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, एक पूर्ण आदमी नहीं बन सकता है। उसे दिन पर दिन या महीनों में कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को जरूर ही मिल ही जाता है। विद्यालय अवस्था जो कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का समय है। विद्यालय अवस्था क्या है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का समय है। मानव विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील काल होता है। जो ये विद्यालय अवस्था होता है ये बच्चों का या मान लीजिए कि मानव का है, उनकी ये विकास का काफी बढ़िया कंडीशन होता है कि इस अवस्था में बच्चे अपने आप को पूर्ण रूप से परिचित कराते हैं कि उनमें कितना टैलेंट है, कितना बच्चा सीखना चाहता है, क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है। ये विद्यालय स्तर पर शुरू होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक रूप से विकसित होते हैं। विद्यालय अवस्था में बच्चे किस किस में, तो सामाजिक रूप में भी विकसित होते हैं, नैतिक रूप में भी विकसित होते हैं और अपने आप में भी वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। यह काल बच्चों की व्यक्तिगत और सामाजिक पहचान बनाने में भी सहायक होता है। अब है विद्यालय का अवस्था का परिचय। मान लीजिए कि इसका परिचय आप लोगों को आ जाएगा कि परीक्षा में लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे। विद्यालय अवस्था 6 से 12 वर्ष की आयु,
ठीक है। वह समय है जब बच्चे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये 6 से 12 वर्ष का आयु है, क्या है, जब बच्चे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस काल को शैशवावस्था के बाद की अवस्था और किशोरावस्था से पहले की अवस्था भी कहा जाता है। ये अवस्था है कैसी, तो शैशवावस्था के बाद और किशोरावस्था के पहले की अवस्था है। यह अवस्था शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक स्थिरता और सामाजिक कौशलों के निर्माण के लिए आधारभूत समय होता है। ठीक है। अब है वृद्धि और विकास का महत्व। मानव विकास के संदर्भ में वृद्धि और विकास को समझना अत्यंत जरूरी है। आखिर विद्यालय अवस्था में वृद्धि और विकास का क्या महत्व है। पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि शारीरिक विकास चर्चा किया था ना पिछले क्लास में, लेकिन अब वृद्धि और विकास का शिक्षा से क्या मतलब है। पहले तो पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि शारीरिक विकास में मांसपेशियों का विकास होता है, बच्चा कैसे अपने आप को शैशवावस्था में इशारा करता है, उसको कैसे कैसे विकास होता है, कौन कौन से विकास का स्टेज है। लेकिन वृद्धि और विकास का शिक्षा से क्या लगाव है, ये देखिए। पहला नंबर है वृद्धि। यह मुख्य रूप से शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, जैसे लंबाई, वजन, मांसपेशियों का विकास आदि। ठीक है। विकास पहले इस चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि मतलब मानव विकास से संदर्भित वृद्धि और विकास का क्या मतलब है। तो मानव विकास से संदर्भित मतलब हो गया कि लंबाई, वजन, मांसपेशी और विकास, इसका क्या मानव जीवन से संदर्भित काम है। तो यह मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक बदलावों से संबंधित है। इसमें बच्चे की सोचने समझने की क्षमता, भावनात्मक स्थिरता और सामाजिक कौशल शामिल है। ठीक है। अब है विद्यालय अवस्था के दौरान वृद्धि और विकास की विशेषताएं। वो हो गया मानव संदर्भित। अब विद्यालय अवस्था के दौरान वृद्धि और विकास की क्या विशेषताएं है। ठीक है। विद्यालय अवस्था में बच्चों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। विद्यालय अवस्था में क्या होता है, बच्चों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ऊंचाई और वजन, इस अवधि में बच्चों की ऊंचाई और वजन में निरंतर वृद्धि होती है। मांसपेशियों का विकास, बच्चों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जिसमें उनकी शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ती है। स्वास्थ्य, इस समय में संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधियों का विशेष महत्व है। ठीक है। अब है मानसिक विकास। असल विकास कहाँ हो, किस चीज का होता है, मानसिक विकास का। इस अवस्था में बच्चों की बुद्धिमत्ता और समझदारी विकसित होती है। और कौन कौन सी समझदारी विकसित होती है, तो पहला है ज्ञानात्मक विकास। बच्चे के विभिन्न विषयों को सीखने में सक्षम होते हैं। कौन सा विकास होता है ज्ञानात्मक में, कि विभिन्न विषयों को समझना, उनकी स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति और समस्या सुलझाने की क्षमता में क्या होता है, सुधार होता है। अगला है भाषा विकास। विद्यालय अवस्था के दौरान कौन सा विकास होता है, भाषा विकास। इस समय भाषा सीखने और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। इसके बाद होता है सृजनात्मकता। बच्चे नए विचारों और रचनात्मक कार्यों में रुचि दिखाते हैं। ठीक है। तीसरा है भावनात्मक विकास। विद्यालय अवस्था में बच्चे अपनी भावनाओं को पहचानने और नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है। इसके बाद है भावनात्मक स्थिरता। भावनात्मक स्थिरता क्या है, बच्चे क्रोध, भय, प्रेम और उत्साह जैसे भावनाओं को व्यक्त करना सीखते हैं विद्यालय अवस्था के दौरान। इसके बाद है आत्मनिर्भरता। इस काल में बच्चे आत्मनिर्भर बनते हैं और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। अगला है आत्मसम्मान। अपने कौशल और क्षमताओं के आधार पर बच्चे आत्मसम्मान का अनुभव करते हैं। इसके बाद विद्यालय अवस्था में बच्चे का एक और महत्वपूर्ण विकास होता है, कौन सा, सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास कैसे होता है,
इस अवस्था में सामाजिक गतिविधियां और संबंध स्थापित करने में भी बच्चे वृद्धि करते हैं। जैसे सामाजिक कौशल, बच्चे मित्रता करना, सहयोग करना और समूह में कार्य करना सीखते हैं। ठीक है। इसके बाद है सामाजिक मानदंड। इस समय बच्चे समाज के नियमों और परंपराओं को समझते हैं। नेतृत्व क्षमता, बच्चों में नेतृत्व करने की क्षमता क्या होती है? विकसित होती है। अब है विद्यालय अवस्था में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विद्यालय अवस्था के दौरान कौन कौन से कारक है जो बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं? ठीक है। पहला है परिवार का वातावरण। बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है विद्यालय का प्रभाव। विद्यालय बच्चों के ज्ञान, चरित्र निर्माण और सामाजिक कौशलों के विकास में सहायक होता है। ठीक है। अगला है, तीसरा है क्या? सहपाठियों का प्रभाव। देखिए, सबसे बड़ा वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? सहपाठियों का प्रभाव। जैसे बच्चों से बच्चों की संगत होती है, उसका निश्चित है कि बच्चे के वृद्धि, पढ़ाई की वृद्धि और विकास में इफेक्ट डालता है। अगर बच्चा उदंड व्यवहार करने वाला होता है तो उसका जो सहपाठी, जो मित्र बनेगा, वो भी उदंड ही व्यवहार करेगा। अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा तो बच्चा भी पढ़ेगा। तो इस सहपाठी का जो संबंध होता है, ये बच्चे की पढ़ाई के दौरान वृद्धि और उसके विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे सहपाठियों के साथ बातचीत और खेलकूद बच्चों के सामाजिक कौशल को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। शिक्षक की भूमिका। शिक्षक बच्चों के लिए मार्गदर्शक, प्रेरक और सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। अगला है स्वास्थ्य और पोषण। संतुलित आहार और अच्छा स्वास्थ्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। ठीक है। अब है विद्यालय अवस्था की विशेषताएं। विद्यालय अवस्था की विशेषता क्या है? पहला है शिक्षा और अधिगम। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, ग्रहण करना। इस अवस्था में बच्चे शिक्षा के विभिन्न आयामों को सीखते हैं। जैसे अकादमिक विकास, मतलब गणित, विज्ञान, भाषा और अन्य विषयों का गहन अध्ययन होता है। अगला है सीखने की प्रक्रिया। बच्चे अनुभव, पर्यवेक्षण और अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां। इस समय खेलकूद बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। ठीक है। खेलकूद से नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और टीम भावना का विकास होता है। जैसे तीसरा देखिए, नैतिक और सांस्कृतिक विकास। अगला क्या है? नैतिक और सांस्कृतिक विकास। इसका विकास कैसे होता है? बच्चे नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, सहानुभूति और सम्मान को सीखते हैं। विद्यालय की पढ़ाई की विशेषता क्या है? विद्यालय विशेषता मतलब क्या हुआ? जो आप वृद्धि और विकास कर रहे हैं, उसके क्या आपको विशेषता, क्या आपको मिल रहा है, उस पर चर्चा हो रही है। सांस्कृतिक गतिविधियां बच्चों को अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रति जागरूक करती हैं। अब है विद्यालय अवस्था के दौरान शिक्षा का महत्व। आखिर बच्चा विद्यालय जा रहा है, विद्यालय अवस्था के दौरान शिक्षा का क्यों महत्व है? क्या महत्व है? विद्यालय बच्चों को न केवल शिक्षा देता है, बल्कि उन्हें समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाता है। ये आप लोग भली भांति जानते हैं कि विद्यालय क्या करता है कि शिक्षा ही नहीं देता है, बल्कि बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। विद्यालय बच्चों को इस सोचने समझने की क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ठीक है। अब है वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के उपाय।
पहला है सकारात्मक वातावरण। पहला हमारा क्या है? सकारात्मक वातावरण। बच्चे को ऐसा माहौल प्रदान करें जहां वे अपने विचार व्यक्त कर सके। ठीक है। दूसरा है प्रेरणा। बच्चों को नई चीजें सीखने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित करें। तीसरा है संतुलित आहार। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आहार आवश्यक है। ठीक है। चौथा है शारीरिक गतिविधियां। खेल कूद और योग जैसी गतिविधियां बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। ठीक है। अब है विद्यालय की अवस्था, पूर्व व्यावसायिक स्तर पर और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। मान लीजिए कि बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा का भी जानकारी देना क्या होता है? जरूरी होता है। क्योंकि अगर बच्चा आगे चलकर कहीं उसे सर्विस नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो वह अपना स्वयं का व्यवसाय परक शिक्षा से व्यवसाय खड़ा कर सके और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। ठीक है। मानव जीवन में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। शिक्षा व्यक्ति को न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, बल्कि उसे समाज का एक उत्तरदायी नागरिक भी बनाती है। ठीक है। विद्यालय अवस्था शिक्षा का प्रारंभिक और बुनियादी स्तर होता है, जो व्यक्ति के जीवन और करियर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी चरण में बच्चों को पूर्व व्यावसायिक स्तर और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का परिचय मिलता है। ठीक है। अब है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा, अब देखिए पूर्व व्यावसायिक शिक्षा क्या है कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों के भविष्य के व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है। यह शिक्षा न केवल उनके कौशल को निखारती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और समाजोपयोगी बनाती है। ठीक है। अब है विद्यालय की अवस्था। विद्यालय अवस्था 6 से 14 वर्ष की आयु का वह समय है जब बच्चे शिक्षा के माध्यम से ज्ञान, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करते हैं। यह अवस्था बच्चों के शारीरिक और मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास का आधारभूत काल होती है। ठीक है। अब है इसमें कि विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ठीक है। ये दोबारा हम रिपीट इसलिए किए हैं कि ये मानव संदर्भित बात है। अब है कि विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो इसमें है मौलिक शिक्षा प्रदान करना। इसका विद्यालय शिक्षा का क्या मुख्य उद्देश्य है कि मौलिक शिक्षा प्रदान करना, जैसे पढ़ाई लिखाई और गणित की मूलभूत समझ विकसित करना। इसके बाद है सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास, बच्चों को समाज के नियमों और नैतिकताओं के प्रति जागरूक करना। अगला है रचनात्मक और सृजनात्मकता का विकास, बच्चों की रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, खेल कूद और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य ध्यान रखना। इसके बाद है जीवन कौशल विकसित करना, आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या समाधान के कौशल विकसित करना। ठीक है। अब है विद्यालय शिक्षा की विशेषता क्या है। इसका विशेषता है शिक्षा का सार्वभौमिक अधिकार। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद समग्र विकास, विद्यालय शिक्षा केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर भी जोर देती है। ठीक है। अब है समानता, विद्यालय में सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। अध्यापक की भूमिका क्या होती है कि अध्यापक बच्चों को न केवल पढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें मार्गदर्शक और प्रेरक भी होते हैं। ठीक है। अब है पूर्व, वो हो गया अब हो गया पूर्व व्यावसायिक स्तर पर। पूर्व व्यावसायिक स्तर शिक्षा का मतलब क्या होता है। पूर्व व्यावसायिक स्तर वह चरण है
जहां बच्चों को भविष्य की व्यवसायिक शिक्षा और कौशल के लिए तैयार किया जाता है। यह स्तर मुख्य रूप से 10वीं की कक्षा तक ही शिक्षा को संदर्भित करता है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है? पूर्व व्यावसायिक स्तर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों को उनके रुचियों और क्षमताओं के अनुसार व्यावसायिक विकल्पों के बारे में जागरूक करना। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे क्या है, जैसे है उन्हें बुनियादी व्यावसायिक कौशल सिखाना, जैसे कि हस्तकला, कंप्यूटर, लेखांकन आदि। ठीक है, उनकी सोचने समझने की क्षमता को व्यवहारिक दृष्टिकोण प्रदान करना, शिक्षा को जीवन उपयोगी और रोजगारोन्मुखी बनाना। ये किसके अंतर्गत आता है? पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के अंदर आता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि कौशल आधारित शिक्षा। इस स्तर पर बच्चों को व्यवहारिक कौशल सिखाए जाते हैं। व्यक्तिगत रुचि पर ध्यान, बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। तकनीकी शिक्षा का परिचय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों को तकनीकी शिक्षा का आधार दिया जाता है। ठीक है, अब हो गया कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ क्या होगा। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है परीक्षा में कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जो विद्यार्थियों को व्यावसायिक कार्यों और रोजगार के लिए तैयार करती है। इसमें बच्चों को व्यावसायिक ज्ञान और कौशल प्रदान किए जाते हैं जो उनके भविष्य के करियर के लिए सक्षम बनाते हैं। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि रोजगारोन्मुखी शिक्षा, मतलब आपको रोजगार से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। यह शिक्षा बच्चों को रोजगार पाने और आत्मनिर्भर बनने में सहायक होती है। अगला है कौशल विकास। बच्चों के भीतर विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित किए जाते हैं, जैसे कि तकनीकी ज्ञान, नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन कौशल। इसके बाद है आत्मनिर्भरता। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। समाजोपयोगिता, यह शिक्षा बच्चों को समाज का उपयोगी सदस्य बनने में मदद करती है। ठीक है, अब है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के? इसमें पहला है तकनीकी शिक्षा। अब तकनीकी शिक्षा में क्या आएगा? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर विकास, मशीन ऑपरेशन आदि। अगला है कृषि शिक्षा। कृषि शिक्षा में क्या आता है? कृषि विज्ञान, फसल प्रबंधन, पशुपालन आदि। इसके बाद व्यापारिक शिक्षा। व्यापारिक शिक्षा में लेखांकन, विपणन, वित्तीय प्रबंधन इत्यादि। ठीक है, हस्तकला और कला, पेंटिंग, मूर्ति कला, फैशन डिजाइनिंग आदि, ये सब किसमें आती हैं? पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के ये क्या है? क्षेत्र है। ठीक है, अब इसकी चुनौतियां क्या है? ये शिक्षा को सिखाने में क्या चुनौतियां आती है? तो इसमें चुनौतियां आती है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के लिए उचित संसाधनों की कमी। संसाधन की कमी क्या होती है? इसकी मुख्य चुनौती है शिक्षकों और प्रशिक्षणकर्ताओं की कमी, बच्चों और अभिभावकों में जागरूकता की कमी, शिक्षा और कौशल के विकास में समन्वय की कमी। इसके लिए क्या है? ये चुनौतियां है। ठीक है, अब विद्यालय अवस्था में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का समावेश क्यों किया गया? क्यों इसमें पढ़ाई में व्यावसायिक शिक्षा को समावेश किया गया है? आखिर इसके क्या कारण है? विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बच्चों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार विषयों का चयन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे इसमें कि इसकी भूमिका होती है, तो शिक्षकों की क्या होती है? मुख्य भूमिका होती है। शिक्षक बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के महत्व के बारे में बताएं,
उन्हें विभिन्न कौशल सिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। अगला है प्रायोगिक शिक्षा, बच्चों को प्रायोगिक शिक्षा के माध्यम से व्यवसायिक कौशल को सिखाया जाए। प्रायोगिक शिक्षा के लिए विद्यालयों में प्रयोगशालाएं और वर्कशॉप स्थापित किए जाए। ठीक है। इसके बाद अगला है सरकारी नीतियां और कार्यक्रम। भारत सरकार ने कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है ना, हर एक स्टेट में चल रही है क्या, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके अंतर्गत बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है ताकि वे अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके। ठीक है। अब है विद्यालय अवस्था की शिक्षा। पूर्व व्यावसायिक स्तर और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का महत्व अत्यधिक है। यह बच्चों को जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए तैयार करता है। यह शिक्षा बच्चों को न केवल एक अच्छा नागरिक बनाती है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और समाजोपयोगी भी बनाती है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक युग में विद्यालय स्तर पर बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा का पर्याप्त अवसर दिया जाए। इससे न केवल बच्चों का समग्र विकास होगा बल्कि वे अपने जीवन के आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा यूनिट फर्स्ट का लास्ट क्लास था यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके क्या क्या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं वो आप लोग एक नजर देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, है कि विद्यालय अवस्था में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है ए केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान देना, बी बच्चों की समग्र विकास पर ध्यान देना, सी सिर्फ खेलकूद पर ध्यान केंद्रित करना, डी केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की समग्र विकास पर ध्यान देना। ठीक है। अब है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, विद्यालय अवस्था किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए होती है। विद्यालय अवस्था किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए होती है। ऑप्शन हमारा क्या है, ए 2 से 6 बरस, बी 6 से 14 बरस, सी 14 से 18 बरस, डी 18 से 22 बरस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 6 से 14 बरस। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन हमारा क्या दिया है, ए बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करना, बी बच्चों को केवल शारीरिक प्रशिक्षण देना, सी केवल खेलकूद में भाग लेना, डी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करना। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन हमारा क्या है, ए 2005, बी 2009, सी 2012, डी 2015। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 2009। ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, विद्यालय अवस्था में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे किया जाता है। बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाकर, बी कठोर अनुशासन लागू करके, सी केवल पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से, डी उन्हें नैतिक प्रश्नों पर बहस करने के लिए प्रेरित करे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। ऑप्शन हमारा ए है कृषि और तकनीकी शिक्षा, बी संगीत और खेल, सी केवल कला और शिल्प, डी केवल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कृषि और तकनीकी शिक्षा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 क्या है आप लोग के स्क्रीन पर? 7 नंबर है, बच्चों की शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में कौन सी गतिविधियां की जाती है? ए, केवल पढ़ाई, बी, खेलकूद और योग, सी, केवल गृह कार्य, डी, समूह चर्चा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, खेलकूद और योग। ठीक है। अब है 8 नंबर क्वेश्चन। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का महत्व क्यों है? पूर्व व्यावसायिक जो शिक्षा, इसका महत्व क्या है? बच्चों को आजीविका के लिए तैयार करना, शिक्षा को केवल मनोरंजक बनाना, सी, केवल पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, डी, बच्चों को कठोर अनुशासन सिखाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बच्चों को आजीविका के लिए तैयार करना। ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के कौन कौन से कौशल सिखाए जाते हैं? ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या है? ए, केवल रचनात्मकता, बी, तकनीकी ज्ञान और प्रबंधन, सी, केवल भाषा कौशल, डी, केवल खेलकूद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तकनीकी ज्ञान और प्रबंधन। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्यालय शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? विद्यालय शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, बी, आत्मनिर्भरता और सामाजिक कौशल का विकास, सी, केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, डी, केवल खेल में हिस्सा लेना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, आत्मनिर्भरता और सामाजिक कौशल का विकास। ठीक है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा किस स्तर पर शुरू होती है? ठीक है। ऑप्शन हमारा ये है उच्च शिक्षा, बी, माध्यमिक शिक्षा, सी, प्राथमिक शिक्षा, डी, स्नातक स्तर पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। विद्यालय अवस्था में बच्चों को कौन से जीवन कौशल सिखाए जाते हैं? ए, केवल खेलकूद, बी, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता, सी, केवल भाषा का ज्ञान, डी, केवल गणित का अध्ययन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता। अब है क्वेश्चन नंबर 13। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए है केवल परीक्षा की तैयारी, बी, बच्चों को उनके करियर के लिए तैयार करना, सी, केवल भाषा शिक्षण, डी, केवल अनुशासन सिखाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को उनके करियर के लिए तैयार करना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्व व्यावसायिक स्तर पर कौन सी शिक्षा दी जाती है? ऑप्शन हमारा क्या है? ए, केवल खेल और संगीत, बी, तकनीकी, कृषि और व्यावसायिक शिक्षा, सी, केवल कला और शिल्प, डी, केवल शारीरिक व्यायाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तकनीकी, कृषि और व्यापारिक शिक्षा। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। विद्यालय में शिक्षकों की मुख्य भूमिका क्या होती है? विद्यालय में शिक्षकों की मुख्य भूमिका क्या होती है? ए है बच्चों को डांटना, बी, बच्चों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देना, सी, केवल किताबें पढ़ाना, डी, केवल होमवर्क देना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बच्चों को मार्गदर्शन और प्रेरणा देना। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना, बी, बच्चों को व्यवसायिक कौशल प्रदान करना, सी, केवल खेलकूद को बढ़ावा देना, डी, बच्चों को विदेश भेजना। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा बच्चों को व्यवसायिक कौशल प्रदान करना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। विद्यालय अवस्था में खेल कूद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है? बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चे को शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना, सी है केवल प्रतियोगिताएं जीतना, डी केवल समय व्यतीत करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में प्रायोगिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? पूर्व व्यावसायिक शिक्षा में प्रायोगिक शिक्षा क्यों आवश्यक है? इसका क्या कारण है? ऑप्शन हमारा दिया है बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए, ऑप्शन बी है बच्चों को कौशल सिखाने के लिए, सी केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने के लिए, डी केवल विद्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों को कौशल सिखाने के लिए। ठीक है, अब है 19 नंबर क्वेश्चन। विद्यालय अवस्था के दौरान कौन सा विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है? जब बच्चा विद्यालय जाता है तो कौन सा विकास सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए केवल शारीरिक विकास, बी मानसिक और सामाजिक और शारीरिक विकास, सी केवल नैतिक विकास, डी केवल रचनात्मक विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मानसिक सामाजिक और शारीरिक विकास। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन क्या है? बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, बी बच्चे को केवल खेलकूद में व्यस्त रखना, सी केवल किताबें पढ़ाना, डी केवल गणित सिखाना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना। ऑप्शन ए इसका क्या है? सही आंसर है। ठीक है, अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का एक उदाहरण क्या है? ठीक है, ऑप्शन हमारा है केवल खेल प्रतियोगिताएं, बी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाना, सी केवल संगीत प्रशिक्षण, डी केवल नैतिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब है 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्यालय अवस्था में बच्चों को नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उन्हें रोजगार दिलाना, उन्हें अच्छा नागरिक बनाना, केवल अच्छे अंक दिलाना, कि केवल भाषा सिखाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें अच्छा नागरिक बनाना। ठीक है, अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर। विद्यालय स्तर पर पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के आवश्यक संसाधन क्या है? ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है? खेल का मैदान, प्रायोगिक लैब और वर्कशॉप, केवल पाठ्य पुस्तकें, केवल शिक्षक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रायोगिक लैब और वर्कशॉप। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24। आरटीई का पूरा रूप क्या है? आरटीई का पूरा फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारा है ए राइट टू एम्प्लॉयमेंट, बी राइट टू एजुकेशन, सी रोड टू एजुकेशन, डी राइट टू इक्वालिटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट टू एजुकेशन। इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत कृषि शिक्षा में क्या सिखाया जाता है? कृषि शिक्षा में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत क्या सिखाया जाता है? ए केवल पौधों की पहचान, बी फसल प्रबंधन और पशुपालन, सी केवल पानी का उपयोग, डी केवल मिट्टी की पहचान। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी फसल प्रबंधन और पशुपालन। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यालय शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य क्या है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? ए केवल रोजगार प्रदान करना, बी बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र विकास, सी केवल अनुशासन सिखाना, डी केवल खेलकूद सिखाना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे के व्यक्तित्व का समग्र विकास। ठीक है। अब 27 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? बच्चों की सृजनात्मकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? उन्हें व्यवसायिक शिक्षा देना, बी उन्हें नए विचारों पर काम करने के लिए प्रेरित करना, सी केवल पढ़ाई पर जोर देना, डी केवल होमवर्क देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उन्हें नए विचारों पर काम करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय शिक्षा का कौन सा हिस्सा बच्चों को भविष्य के करियर के लिए तैयार करता है? ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या है? ए केवल प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, सी केवल उच्च शिक्षा, डी केवल खेलकूद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, माध्यमिक और पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ऑप्शन हमारा क्या दिया है? केवल तकनीकी ज्ञान देना, बी बच्चों को रोजगारोन्मुखी बनाना, सी केवल खेलकूद को बढ़ावा देना, डी केवल भाषा सिखाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बच्चों को रोजगारोन्मुखी बनाना। ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज की जो क्लास हमारा है इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय शिक्षा में अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन क्या दिया है? बच्चों को प्रेरित और मार्गदर्शन देना, बच्चों को अनुशासन सिखाना, सी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, डी केवल गृह कार्य देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, बच्चों को प्रेरित और मार्गदर्शन देना। ये क्या किसका काम है? विद्यालय अध्यापक का काम होता है। ठीक है। तो आज जो हमारे पेपर नंबर 4 का यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने पेपर 4 का यूनिट 2 लेकर आऊंगा, आप उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन आप लोग कम से कम ये कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अच्छा से अच्छा आप लोगों को टॉपिक तैयार किया जाए। वो भी कैसा टॉपिक? तो जो आपकी क्लास की है, जो आपके सिलेबस से संबंधित है उसके तहत। ठीक है। तो फिर मैं अगले क्लास में आप लोगों के सामने मिलूंगा, अगले टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।